नमस्कार दोस्तों, मेरे अध्ययन केंद्र यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी फॉर ऑल पीपुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य की अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं। राज्य को समझ लिए तो आप पॉलिटी समझ गए, क्योंकि जितने भी कानून बने हैं, जितने भी संविधान बने हैं, जो भी अधिकार हैं आपको दिए गए हैं, वो सभी राज्य के विरुद्ध ही दिए गए हैं, राज्य के अंतर्गत ही दिए गए हैं। दोस्तों, जो कर्तव्य है वो भी हमारा राज्य के प्रति कर्तव्य है। अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है हम लोगों के बीच कि राज्य शब्द आते ही हमें बिहार, यूपी, असम इत्यादि प्रोविंस या राज्य जो है ये ब्रेन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस राज्य भारत को एक राज्य के रूप में मानता है, क्योंकि भारत जो है इसके पास जनसंख्या भी है, एक निश्चित भूभाग भी है, सरकार है, सत्ता है और संप्रभुता है। तो ये चारों जरूरी चीज इसके पास मौजूद है, इसलिए भारत एक राज्य है। दोस्तों, जो प्रशासनिक काम के लिए हम बिहार को राज्य मानते हैं, उत्तर प्रदेश को राज्य मानते हैं और ये प्रोविंस कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ रहे हैं कि राज्य का जो अवधारणा है वो संविधान में क्या है। संविधान ही पॉलिटी का अध्ययन संविधान के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में वो सारी चीज लिखी गई है जिसके तहत राजनीतिक व्यवस्था कायम है। तो देखते हैं दोस्तों, संविधान क्या कह रहा है राज्य के बारे में। दोस्तों, संविधान कह रहा है राज्य के बारे में, संविधान में राज्य जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वह हर शक्ति, अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, जिसके पास कानून बनाने या लागू करने की ताकत है। दोस्तों, इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना तर्क रखा और ये जो अथॉरिटी शब्द है उन्हीं के वजह से राज्य की परिभाषा में शामिल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका मानना था कि भारत में जो निचले तबके के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए तो एक संस्था ही सरकार के बराबर हो गया। वो उससे कैसे लड़ पाएगा यदि उसका शोषण होता है। तो उसको भी राज्य के अंतर्गत राज्य ही मान लिया गया कि उसके विरुद्ध भी हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मूल अधिकार का यदि वो हनन करता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को एक झलक देख लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना, कब बैठक हुई। दोस्तों, कोई भी सभा होता है तो उसका जो पहला बैठक होता है उसको प्रथम बैठक बोलते हैं, और बैठक में एक प्रस्तावक भी होता है जो कि अध्यक्ष का प्रस्ताव रखता है। तो दोस्तों, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, इसको याद रखना है और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शब्दों का सिर्फ खेल रहता है और आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आप जो है शब्दों के आपके पास एक भंडार हो जाएगा। आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है, क्योंकि शब्द के वजह से ही आप जानते हुए भी गलत जवाब देकर आ जाते हैं। दोस्तों, प्रथम बैठक कहे, प्रथम अधिवेशन कहे, सारे एक ही चीज हुई। अब इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और ये बिहार के थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे और ये अस्थायी अध्यक्ष बने। और इसका प्रस्तावक कौन थे? JB कृपलानी साहब, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। दोस्तों, अब सच्चिदानंद सिन्हा और JB कृपलानी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। और ऐसा इसलिए क्यों किया गया कि फ्रांस के संविधान में ये बात था कि जो बुजुर्ग रहेगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा।
सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के जनक या निर्माता कहा जाता है। दोस्तों हम बता रहे हैं कि आपके पास जितने शब्द भंडार होंगे, शब्दों की समझ होगी, उतने आपका जो है किसी विषय पर मजबूत पकड़ होगी। तो यहाँ पर आधुनिक बिहार के जनक पूछे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा, या आधुनिक बिहार के निर्माता पूछे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बिहार विभूति भी कहा जाता है। अब जनक क्यों कहा जाता है? देखिए, जब भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। तो समझना क्या है, जनक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन बनाइए अपने से, तब आपको जो है जवाब मिलेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के प्रयास से 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार अलग प्रांत बना। इससे पहले ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था, और इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 1899 ईस्वी में इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिव्यू। इनकी धर्म पत्नी थी श्रीमती राधिका सिन्हा, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय पटना में स्थापित किया, जिसको हम सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस पुस्तकालय में इन्होंने वो सभी पुस्तकें रखी है जो ये खुद अध्ययन करते थे, उसको अंडरलाइन करते थे। तो अध्ययन आपके लिए भी जरूरी है, अभी के समय में भी जरूरी है। अभी हम लोग अध्ययन से विमुख होते जा रहे हैं। कहीं से कोई टॉपिक मोबाइल पर आ गया, उसको देख लिए, आधा अधूरा ज्ञान हो गया, और उसका संदर्भ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग चिंतन भी गलत ही दिशा में करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जेबी कृपलानी साहब, जीवतराम भगवान दास कृपलानी, इनको भारतीय राजनीति का अंतःकरण कहा जाता है। 1946 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछेगा, आजादी के समय कौन थे कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी साहब। इन्होंने KMPP किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि इनको जो है नेहरू से नहीं बना। 1963 में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने पेश किया संसद में। अब प्रश्न बनेगा कि प्रथम अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति कौन था और कब पेश किया गया था? 1963 में। और वो व्यक्ति कौन था? जेबी कृपलानी साहब। किसके खिलाफ पेश हुआ था? नेहरू के खिलाफ। दोस्तों जानते हैं 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, उसमें भारत की हार हुई थी, और इसी वजह से जो है इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। और नेहरू के सुपुत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत किया गया। इसका भी इन्होंने विरोध किया था। दोस्तों संविधान में, लिखित संविधान है हमारा, फिर भी जो है शब्दों के खेल के वजह से, शब्दों का जाल, शब्दों का गलत अर्थ निकाल के उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। 352 में लिखा हुआ है कि आंतरिक अशांति के समय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति किस प्रकार का है इसकी चर्चा उसमें नहीं की गई थी। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया, और इसी के वजह से आगे जो है संविधान संशोधन करके उसमें ये शब्द स्पष्ट रूप से जोड़ा गया कि आंतरिक अशांति का मतलब तभी आपातकाल लगेगा आंतरिक अशांति की स्थिति में, जबकि कोई शस्त्र विद्रोह करे, यानी कि हथियार के साथ विद्रोह करे। अच्छा, जेबी कृपलानी साहब एक और अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है।
अब दोस्तों यहीं पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार उप समिति हुआ जिसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब है। तो मौलिक अधिकार का जो मुख्य समिति है उसको परामर्शदाता समिति बोलते हैं और उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी माय टाइम्स और इनकी धर्मपत्नी थी सुचेता कृपलानी। और दोस्तों ये यूपी से चयनित होकर संविधान सभा की सदस्य बनी थी और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी यूपी की। और ये संविधान सभा में 15 महिला थी। दोस्तों यूपी जो है देश को पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी और पहली महिला राज्यपाल भी थी। उस समय यूपी जो था संयुक्त प्रांत था जिस टाइम राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू भी संविधान सभा की सदस्य थी। लेकिन दोस्तों संविधान सभा में जो बिहार प्रांत से उनका वो गए थे संविधान सभा में, कौन? सरोजनी नायडू। और ये यूपी से गए थे। दोस्तों सरोजनी नायडू थी एक कवियत्री भी थी इसलिए और उनको भारत कोकिला भी कहा गया है। तो भारत कोकिला किनको कहा गया? सरोजनी नायडू को।